नमस्कार। आज हम बात करेंगे 31 जुलाई को हरियाणा के नूंह में हुए धार्मिक हिंसा के बारे में। हरियाणा के नूंह में पिछले 3 सालों से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा जलाभिषेक शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता रहा है। इस साल भी इस शोभा यात्रा का आयोजन था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि नूंह में इतनी बड़ी धार्मिक हिंसा घटित हो गई। हरियाणा 22 जिलों से मिलकर के बना है। इस 22 जिलों में 21 जिले ऐसे हैं जो हिंदू बाहुल्य जिले हैं, जिनमें हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है। इन 21 जिलों में मुहर्रम का जुलूस भी निकलता है, ताजिए भी निकलते हैं और इन आयोजनों के दौरान मजाल है कि कभी पत्थरबाजी की घटना भी घटित हुई हो। परंतु इन 22 जिलों में से एक जिला नूंह ऐसा है जहां पर 2011 की जनगणना के आधार पर 11 लाख इसकी पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन का 80% जो लोग परसेंटेज है वो मुस्लिमों का है। 2018 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का नूंह और मेवात अत्यंत पिछड़े हुए जिलों में इसकी गिनती की गई। क्राइम और राजनीतिक रूप से भी देखें तो हरियाणा का नूंह हमेशा टॉप पर रहता है। चूंकि मुस्लिमों की आबादी यहाँ पर अधिक है, इसलिए नूंह में गौ हत्या और गौ रक्षा जैसे मुद्दे हमेशा टॉप में रहते हैं। 31 जुलाई को भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा जलाभिषेक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में मोनू मानेसर का नाम सबसे प्रमुख रूप से सामने आ रहा है। आखिर ये मोनू मानेसर है कौन? बजरंग दल का सदस्य मोनू मानेसर अपने आप को गौ रक्षा प्रांत प्रमुख बताता है। 31 जुलाई के 2 दिन पहले मोनू मानेसर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिस वीडियो के माध्यम से मोनू मानेसर ने सबको ब्रजमंडल जलाभिषेक शोभा यात्रा की बधाई दी और इस शोभा यात्रा में अधिक से अधिक लोगों को शामिल होने के लिए कहा। जब ये वीडियो वायरल हो रहा था तो मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया और उन्होंने मोनू मानेसर के खिलाफ सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट करना शुरू किया। चूंकि ये माहौल सोशल मीडिया पर 2 दिन से चल रहा था, दिल्ली से हरियाणा की दूरी महज 100 किलोमीटर की है, लेकिन तब भी हरियाणा को जलने से नहीं बचाया जा सका। आखिर क्यों? कहते हैं कि जब नूंह में जलाभिषेक शोभा यात्रा निकलने वाली थी, तब यह शोभा यात्रा नूंह के नंधड़ मंदिर से होकर के श्रृंगार मंदिर तक इस शोभा यात्रा को निकलना था। इस शोभा यात्रा को निकलने के समय तिरंगा चौक में जैसे ही यह शोभा यात्रा पहुंची, अचानक जो दूसरा पक्ष, जो मुस्लिम पक्ष था, उसने पत्थरबाजी शुरू कर दी और उस स्थान पर मौजूद लगभग 800 से 1000 लोग अपने आप को बचाने के लिए नंधड़ मंदिर में छिपने के लिए गए। नंधड़ मंदिर चूंकि 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो जो लोग वहां पर छिपे हुए थे, उन लोगों पर फायरिंग करने के लिए जो पत्थरबाज थे वो पहाड़ियों पर चढ़ गए और उन लोगों ने पहाड़ियों से छिपे हुए लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। चूंकि नंधड़ मंदिर का रास्ता सकरा था और रास्तों पर जो हमलावर थे या जो भीड़ थे, जो हथियारबंद लोग थे, उनकी भीड़ थी, इसलिए मंदिर में छिपे हुए लोग बाहर नहीं जा सकते थे। तो उनके पास मजबूरी थी कि वो अपने आप को बचाए रखने के लिए उन्होंने नंधड़ मंदिर में ही छिपना सबसे ज़्यादा मुनासिब समझा। इस सब चीज के बीच एक सुखद घटना ये निकल के आई कि हरियाणा की जो IPS थी ममता सिंह, उन्होंने रात में खेतों से होकर के नंधड़ मंदिर में छुपे लगभग 1000 लोगों को छोटी छोटी टुकड़ियों में निकाल कर रेस्क्यू किया। चूंकि 2 दिन से हरियाणा का नूंह जल रहा था, हरियाणा में धार्मिक उन्माद हो रहा था, आगजनी हो रही थी, पत्थरबाजी हुई, लगभग हजारों गाड़ियों को जलाया गया। इस पूरी घटना में 5 लोगों की मौत हुई। पुलिस पर डायरेक्ट गोलियों से निशाना किया गया, होमगार्ड के जवानों को निशाना किया गया, बगल के लगे अस्पतालों में CCTV कैमरे तोड़े गए। इसके अलावा पुलिस का जो थाना था उसको निशाना बनाया गया। नूंह का जो साइबर सेल था उस पर आक्रमण किए गए, वहाँ की चीज़ों को तोड़ा गया, वहाँ पे लगी CCTV कैमरों को, मशीनरियों को, उन सब को नुकसान पहुँचाया गया।
ये हिंसा नूह की नूह में ही नहीं थमी। 31 जुलाई से 1 अगस्त के दरमियान ये धार्मिक उन्माद नूह और मेवात से निकल के गुरुग्राम तक पहुंच गया, जहां पर गुरुग्राम में मस्जिद को निशाना बनाया गया। मस्जिद पे फायरिंग की गई, जिसमें एक नायाब इमाम की मौत भी हो गई। सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर नूह में इतनी बड़ी हिंसा कैसे हो गई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि इस पूरी घटना के समय पर्याप्त पुलिस बल मौजूद था। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि यदि हरियाणा में नूह में शोभा यात्रा के समय पर्याप्त पुलिस बल मौजूद था तो इतनी बड़ी घटना कैसे हुई, इतनी आगजनी कैसे हुई, इतनी तोड़फोड़ कैसे हुई, कैसे इतनी गाड़ियां जल गई, कैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जल गई, कैसे 1000 लोगों को छुपने के लिए मंदिर में शरण लेनी पड़ी, कैसे लोगों को धर्म और नाम पूछ पूछ करके मारा गया। आखिर यदि इतने पर्याप्त इंतजाम थे तो नूह इतना क्यों सुलग गया? इन सब का जवाब हालांकि ना प्रशासन के पास है और ना पुलिस के पास है। इस पूरी घटना में यदि देखा जाए तो एक चीज निकल के सामने आती है कि जो पत्थरबाज थे, इन पत्थरबाजों को ना कानून का डर है, ना पुलिस का डर है, ना प्रशासन का डर है। तो अब समय आ गया है भारत में बढ़ते धर्मांतरण, बढ़ते जिहाद, बढ़ते घुसपैठिए, बढ़ते धार्मिक उन्माद को लेकर के सख्त कानून बनाया जाए, सख्त पुलिस व्यवस्था बनाई जाए, ताकि इस तरीके से घटना को अंजाम देने वाले लोगों के मन में कानून का डर बैठे। क्यों हम ऐसे लोगों को एक विशेष समुदाय का दर्जा दे करके उनको पोषते हैं, उनको पालते हैं? इनको पालते पोसते हैं, शायद इनके मन में ये आ जाता है क्योंकि हम विशेष दर्जा वाले हैं इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए भारत में देखिए इस समय आए दिन, चाहे वो हेट स्पीच की घटना हो, चाहे वो हेट क्राइम की घटना हो, चाहे वो जेनोसाइड हो, चाहे वो धर्मांतरण का मुद्दा हो, चाहे वो जिहाद हो, चाहे वो घुसपैठ हो, ये घटनाएं अब बढ़ती जा रही हैं। आखिर क्यों? ये इसलिए क्योंकि अब समय आ गया है कि हमको 1950 के अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए उन सारे कानूनों को ध्वस्त करने का, उन सारे कानूनों को बंद करके एक नया कानून बनाने का, जिसमें ये साफ तौर पे दिया हो कि यदि भारत में कोई धर्मांतरण का काम करेगा तो उसको सीधे फांसी होगी या उसको सीधे कारावास की सजा दी जाएगी। लोगों को ये डर हो कि यदि हम धार्मिक उन्माद भारत में करेंगे तो हमको सीधे फांसी दी जाएगी या हमको सीधे आजीवन कारावास की सजा हमको भुगतनी पड़ेगी। जब तक इस तरीके का डर पत्थरबाजों में या विशेष समुदाय के लोगों में नहीं आएगा, तब तक इस तरह की ना घटनाएं रुकेंगी, ना इस तरह के धार्मिक उन्माद रुकेंगे, ना इस तरीके की कोई भी घटनाएं हैं जिन पर हम काबू नहीं पा सकते हैं। आज हम अंग्रेजों के बनाए हुए पुलिस एक्ट को फॉलो कर रहे हैं। मैं कहती हूँ क्यों? वो इसलिए क्योंकि पुलिस एक्ट तब से बना हुआ है, ना हमने इसमें कोई अमेंडमेंट किया है, ना हमने इसमें कोई संशोधन किया है। आज पुलिस के पास ना कोई कानून है, ना हमने उनको कोई स्वतंत्रताएं दी गई हैं। आज समय आ गया है कि आज हम एक वन नेशन वन पुलिस एक्ट लागू करें, वन नेशन वन CRPC लागू करें, वन नेशन वन CPC लागू करें, वन नेशन वन लैंड रिफॉर्म एक्ट लागू करें, ताकि भारत में सभी के लिए एक कानून हो, चाहे वो विशेष समुदाय हो या कोई हो। कोई ये ना सोचे कि हम भारत में रह रहे हैं तो हमें विशेष का दर्जा मिला है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, भारत में अब समय आ गया है कि हमको ये जो सारे कानून जो पहले से अंग्रेजों के समय बनाए हुए चले आ रहे हैं, जिनको फिर कांग्रेस ने बनाया, इन सारे कानूनों को बंद करके एक नया कानून बनाया जाए जिसमें सभी के लिए समानता हो। इसके अलावा एक और बदलाव की जरूरत है, वो है हमारे संविधान में। भारत का संविधान मानते हैं लचीला है, कई देशों से लेकर के हमने अपने भारत का संविधान बनाया हुआ है। इस भारत के संविधान में सभी को सुविधाएं दी गई हैं। इस संविधान का फायदा विशेष वर्ग ज्यादा उठाता है और बाकी के जो लोग हैं वो इसमें दब जाते हैं। तो अब समय आ गया है कि क्यों ना हम अमेरिका जैसे फेडरल पीनल कोड को अपनाएं, जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि यदि अमेरिका में कोई पत्थरबाजी करेगा या अमेरिका में कोई धर्मांतरण करेगा या अमेरिका में कोई घुसपैठी की घटना को अंजाम देगा या अमेरिका में कोई धार्मिक उन्माद करेगा तो उसकी सजा सख्त से सख्त है। इस डर से वहां के आप देखिए, इस डर से
ना अमेरिका में पत्थरबाजी होती है, ना चीन में पत्थरबाजी होती है, ना सिंगापुर में पत्थरबाजी होती है, ना रूस में पत्थरबाजी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों को ये पता है कि यदि हम इस तरह की घटना अपने देश में करेंगे तो उसकी सिर्फ और सिर्फ सजा मौत है। इस डर की वजह से ये जो देश हैं वो क्राइम के हिसाब से 0% क्राइम पे आते हैं। अब समय आ गया है, भारत में ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं कि हमें भी अमेरिका का फेडरल पिनल कोड, रूस का, चाइना का, सिंगापुर का जो कुछ अंश है वो हमें भी अपने संविधान में समाहित करना चाहिए। पुराने संविधान में संशोधन करके एक नया संविधान बनाना चाहिए और इसके अलावा जो लचर कानून व्यवस्था है उसमें भी संशोधन करना चाहिए। जो लंबे समय तक जो प्रोसेस चलता है कानून का उसको भी शॉर्ट फॉर्म में करना चाहिए, ताकि जो हमारे यहाँ लाखों करोड़ों पेंडिंग केस जो पड़े हुए हैं वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो। कानून व्यवस्था में ये लागू होना चाहिए कि हर जज को कोई भी, चाहे वो क्या कहते हैं केस हो, उसकी सुनवाई उसको साल भर के अंदर पूरी करनी होगी। यदि वो साल भर के अंदर पूरी नहीं करेगा तो हम उस जज को हटा देंगे। जब तक हम इस तरीके का शिकंजा नहीं कसेंगे तब तक हमारे भारत की जो व्यवस्था है वो नहीं सुधरेगी और इसकी आड़ में धार्मिक उन्माद भी होगा, इसकी आड़ में घुसपैठ भी होगा, इसकी आड़ में अराजकता भी होगी, इसकी आड़ में पत्थरबाजी भी होगी, आगजनी की घटनाएं होंगी, लोगों को मारा जाने लगेगा। यदि इन सब को रोकना है तो सारे कानूनों को बदल के नए कानून बनाने होंगे जो सख्त होंगे। इसके अलावा हम यदि बात करें नूह और मेवात में पूरे समय वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो आखिर वहाँ पर क्या कर रही थी। जब पुलिस प्रशासन को 2 दिन पहले से सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें उपलब्ध थी, सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें मालूम थी, तो क्या पुलिस वहाँ पर पहले से सुरक्षा के इंतजाम नहीं कर सकती थी? हालांकि नूह और मेवात के लोगों ने ये माना है कि इसकी जो पूरी जांच है वो NIA से कराई जाए। इसके अलावा जो प्रॉपर नूह और मेवात के लोग हैं वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम जैसा ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। और एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यदि हमारे भारत देश में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून यदि लागू होता तो हो सकता है कि हम नूह वाले केस में जल्दी से किसी भी नतीजे पर पहुंच सकते थे, क्योंकि ब्रेन मैपिंग के जरिए हम ये पता लगा सकते हैं कि इसके पीछे जो लगा हुआ है वो या पाकिस्तान है या भारत का PFI है या इसके अलावा इन सब घटना के पीछे कोई पॉलिटिशियन का हाथ है। ये सारी चीज़ें ब्रेन मैपिंग कानून के तहत निकल के सामने आ सकती थी, लेकिन हमारे भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून लागू नहीं है। तो अब ज़रूरत है इस टाइप के ऐसे सख्त कानून लागू होने की जिसके डर से ये सारे जो धार्मिक उन्माद हैं उन पर हम लगाम लगा सकते हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि इस तरीके के जो कानून हैं वो लागू हो, लेकिन फिलहाल नूह और मेवात में अभी भी स्थिति पहले की अपेक्षा कुछ नियंत्रण में है और माहौल जो है पहले की अपेक्षा कुछ शांत है। नमस्कार।